हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो आज से मैं आपका बिजनेस स्टडी, ठीक है, बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं और हिंदी में बहुवैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो आज से मैं आपकी ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी लेकर आता हूँ वो हिंदी मीडियम में लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो आज से मैं आपका बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर वाइज में आपके हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि इस बार पेपर में पूछे जाएंगे और 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप 12th क्लास के कॉमर्स के बच्चे हैं, बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट हैं तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके चैप्टर वन प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की शक्ति में ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी व्यवसाय खुद नहीं चलता, चाहे वो संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह है कथन किसका है, आपको ये बताना है। ठीक है, किस वैज्ञानिक का है ये जो कथन ऊपर बोली है, ये किसने बोला है। ठीक है, एडविन एम रॉबिन्सन ने, हेनरी फ्योल ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने या पीटर ने। ठीक है, तो ये चार नाम मैंने आपको ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से किसने ये बात कही है ये आपको बताना है। तो ये जो बात कही है वो ऑप्शन ए है आपका, एडविन एम रॉबिन्सन ने कहा है। इनका कहना ये था कि कोई भी व्यवसाय स्वयं ही नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। यह कथन किसका है। ठीक है, अब आपको इस कथन का बताना है कि ये कथन किसने कही है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, ठीक, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन भी मात्र ही बनकर रह जाते हैं, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते। तो ये कथन किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी लुकास पेसियोली, ऑप्शन डी है एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीटर एफ ड्रकर। ठीक, पीटर एफ ड्रकन का यह कहना था कि जीवन प्रदान करने वाले जितने भी तत्व हैं वह प्रबंध ही हैं। ठीक, और जिसके बिना उत्पादन के जो साधन है केवल साधन मात्र बन के रह जाते हैं। ठीक है, जो उत्पादन के साधन हैं अगर उनका प्रबंध ना किया जाए तो वो केवल साधन ही बनकर रह जाएंगे, वो उत्पादन कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये कहना था पीटर एफ ड्रकर का। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास आल्वीर सेल्डन, हेनरी फ्योल, लुकास पेसियोली और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कथन जो कि प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है, मतलब कि जो प्रबंध है वो व्यवसाय के शरीर, व्यवसाय को यहाँ पर शरीर कहा गया है। ठीक है, और प्रबंध को उस शरीर का दिमाग कहा गया है। किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए प्रबंध होता है जो एक दिमाग का काम करता है। ठीक है, और उसकी जीवनदायिनी शक्ति भी है। ठीक है, उसको जीवन देता है। ये कथन किसका कहना है, ये कथन किसने कही है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आल्वीर सेल्डन। आल्वीर सेल्डन ने ही कहा था कि जो व्यावसायिक संगठन होते हैं वो शरीर होते हैं और जो प्रबंध होता है उसका दिमाग होता है, जो कि व्यावसायिक संगठनों को जीवन देता है और उनको शक्ति देता है। ठीक है, तो ये किसका कहना था, ये कहना था आल्वीर सेल्डन का। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है। यह बात तो आपको पता ही होगी, ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपका एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर, फ्योल या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कथन किसका है, ये कथन है आपका फ्योल का। जी हाँ, फ्योल।
क्योंकि फ्यूल ने ही ये कहा था कि जो प्रबंध का अर्थ है वो पूर्व अनुमान लगाना है, संगठन करना है, निर्देश देना, समन्वय और नियंत्रण करने से है। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था? ये कथन आपका फ्यूल ने दिया था। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न 2022 के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास के इस साल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन, ठीक है, यह कथन किसका है? FW टेलर का, लुकास पेसियोली का, लॉरेंस एप्ले का, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो ये कथन है आपका लॉरेंस एप्ले का। ठीक है, लॉरेंस एप्ले का। लॉरेंस एप्ले ने कहा था कि जो प्रबंध है व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देश से। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये लॉरेंस एप्ले का कथन है। और ये जो ये दे रखी है, ये कथन है, ये सारी आपके चैप्टर में दे रखी हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले शुरू की लाइनों में ही हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रबंध क्या है ये बता रखा है। लॉरेंस एप्ले का बता रखा है, W टेलर का बता रखा है, लुकास पेसियोली का बता रखा है। ठीक है, तो इन सब का, इनकी अनुसार प्रबंध क्या है, सबका बता रखा है। तो ये वही प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, जो कि 100% इम्पोर्टेंट है। और ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आपको अभी तक किसी ने नहीं करवाए होंगे। ठीक है, चाहे आपका स्कूल हो, ट्यूशन हो, कोई भी हो, ये प्रश्न बहुत मुश्किल से 2% टीचर्स करवाते हैं और ये प्रश्न 100% पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को जरा गौर से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी तक के जो 5 प्रश्न मैंने आपको करवाया, शुरू के 5, ये 5 प्रश्न 100% पेपर में इनमें से 1 या 2 पूछे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत टीचर और बहुत स्टूडेंट भी होते हैं जो कि इन प्रश्नों को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ये होता है कि क्या है कि हमारे चैप्टर में तो खाली फ्यूल और टेलर का है, फ्यूल टेलर का पढ़ लिया, बाकियों का जो किताब में दे रखा है वो फालतू थोड़ी दे रखा है, जब पढ़ना ही नहीं था तो दिया ही क्यों है ना। तो इसीलिए उनको अनदेखा ना करें, इन प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें, क्योंकि पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6, कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है? ठीक है, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो यह ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर 4, नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग और नियंत्रण। आपको बताना है इनमें से प्रबंध का कार्य कौन सा नहीं है। तो आपको पता ही है कि सहयोग है जो वो प्रबंध का कार्य नहीं है, क्योंकि नियोजन भी प्रबंध का कार्य है, नियुक्तिकरण भी और नियंत्रण भी प्रबंध के कार्य हैं। और प्रबंध के कार्यों को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। अगर नहीं है तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है आपका पोस्टडैक। क्या है? पोस्टडैक। POSD और C आपके 5 कार्य हैं प्रबंध के, और ये पांचों के इंग्लिश के वर्ड याद रखिएगा। इंग्लिश के पहला कौन सा है? नियोजन। नियोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लानिंग। दूसरा क्या है? संगठन। संगठन को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का O। अगला है आपका नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाफिंग, उसका S। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है? निर्देशन, तो डायरेक्टिंग का D। और नियंत्रण का, कंट्रोलिंग होता है जिसका C। तो इन सब के वर्डों को आप जोड़ देंगे तो आपके प्रबंध के 5 कार्य बन जाते हैं। और क्या बनता है? वो पोस्टडैक। ठीक है, तो ये वो ट्रिक है जिससे कि आपको प्रबंध के कार्य याद रह सकते हैं। इसी ट्रिक से मैंने भी याद किया था और मुझे अभी तक याद है और आगे भी याद रहेगा। तो ट्रिक के अनुसार अगर आप याद करते हैं तो जीवन भर वो बातें आपको याद रहती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, प्रबंध 1 क्या है? ऑप्शन है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है प्रबंध क्या है? जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो प्रबंध को कला, विज्ञान और एक और था पेशे, तीनों के रूप में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रबंध पेशा है, नहीं है, विज्ञान है, नहीं है, कला है, नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन C। प्रबंध को हम प्रबंध कला तो है ही, लेकिन विज्ञान में क्या है कि प्रबंध पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से प्रबंध को हम विज्ञान नहीं कह सकते, इनको व्यवहारात्मक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारात्मक। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो अच्छे से मैंने आपको बताया था। अगर आपको वो अभी आपने चैप्टर नहीं देखा है
तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर पहले चैप्टर पढ़िए, क्योंकि चैप्टर पढ़ लेने के बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि जब तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे और गलत आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप करेक्ट आंसर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़िए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो विज्ञान और कला दोनों ही प्रबंध है यहाँ पर प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों ही मान सकते हैं। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास, लाभ अर्जित करना, नीति निर्धारण करना। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो प्रबंध के उद्देश्य जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अच्छे से बताया था क्या होता है। रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास करना, लाभ अर्जित करना, लंबे समय तक जीवित रहना। लेकिन नीति निर्धारण मैंने आपको कहीं नहीं बताया था, क्योंकि नीति निर्धारण है जो कि उद्देश्य नहीं, ये कार्य है प्रबंध का। कौन सा है? उच्च स्तर का कार्य है। नीति निर्धारण करना कौन से स्तर का कार्य है? उच्च स्तर का कार्य है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ऊपर के 3 हैं ये तीनों ही प्रबंध के उद्देश्य हैं, लेकिन ये जो चौथा है ये प्रबंध के उच्च स्तर का एक कार्य है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति निर्धारण कार्य है, आगे वही प्रश्न, नीति निर्धारण कार्य है। अब बताना है आपको कि कौन से स्तर का ये कार्य है। तो पीछे ही मैंने आपको बता दिया कि उच्च स्तर का कार्य है, प्रबंध के उच्च स्तर का है, उच्च स्तर प्रबंध का। ठीक, नीति निर्धारण उच्च स्तर पर किया जाता है। अगला ऑप्शन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, समन्वय क्या है। ठीक है, समन्वय क्या है? ऑप्शन ए आपका प्रबंध का उद्देश्य है, ऑप्शन बी आपका प्रबंध का सार है, ऑप्शन सी है आपका प्रबंध का कार्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, और आपको प्रबंध के कार्य भी पता है, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो बचा क्या? ऑप्शन बी। इस तरीके से भी पेपर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको पता है, मान लीजिए आपको ये प्रश्न लिखा हुआ है कि समन्वय क्या है, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि समन्वय क्या होता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं। प्रबंध का उद्देश्य दे रखा है, तो अभी आपको मैंने पीछे प्रबंध का उद्देश्य बताया क्या होते हैं। लाभ कमाना, जीवित रहना, विकास करना, रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, ये सारे प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। और प्रबंध का कार्य भी आपको पता है, 5 कार्य होते हैं। ठीक, और ऑप्शन डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? प्रबंध का सार। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो समन्वय है वो प्रबंध का सार है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं हम। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न पूछा अगर वो आपको नहीं आ रहा तो वो प्रश्न आए ही नहीं आपसे। अगर वो प्रश्न नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार ऑप्शन के ऊपर जरूर नजर मारें। ठीक, नजर पड़ते ही आपको हो सकता है कि वो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ। प्रबंध का उद्देश्य आपको पता है, प्रबंध के कार्य आपको पता है, और ऑप्शन डी है जो, ये तो आपको पता है कि होगा ही नहीं, तो बचा के ऑप्शन बी, तो उसको करेक्ट कर दो। और इसका आंसर भी यही है, प्रबंध का सार। जो समन्वय है वो प्रबंध का एक सार है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 11, प्रबंध का प्रथम कार्य। प्रबंध का प्रथम कार्य बताना है आपको कि प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है। तो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, ट्रिक बताई थी, पोस्ट डैक। ठीक है, पोस्ट डैक में सबसे पहला कौन सा वर्ड है? पी। पी को मतलब प्लानिंग, और प्लानिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियोजन। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है। अगला प्रश्न, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। दूसरों का करता है। ठीक है, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। क्या दूसरों का करता है? ठीक, तो ऑप्शन है आपका प्रबंध, विरोध, काम और भला। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का प्रबंध करता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरों का प्रबंध करता है, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, और वो क्या होगा ऑप्शन में? प्रबंध। ऑप्शन ए, प्रबंध। दूसरों का प्रबंध करता है। क्या करता है? दूसरों का प्रबंध करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, ये आपको बताना है। प्रबंध एक व्यवस्था है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक,
तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था व्यावसायिक वातावरण, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रबंध क्या होता है, एक प्रबंध स्थिर व्यवस्था नहीं होता, प्रबंध गतिशील व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि प्रबंध को वातावरण के अनुसार चलना होता है। ठीक, जैसे ही वातावरण बदलता है तुरंत प्रबंध को अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता है कि उसको विफल, मतलब कि जो प्रबंध कर रखा है वो फेल होने के अवसर होते हैं, चांस होते हैं। तो इसलिए प्रबंध को किसके अनुसार चलना होता है, वातावरण के अनुसार चलना होता है। और जैसे ही वातावरण चेंज होता है प्रबंध को खुद अपने अंदर चेंज करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका स्थिर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा आपका गतिशील। प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है, स्थिर व्यवस्था नहीं है। ठीक, प्रश्न 14, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। ऑप्शन ए है कुशलता, ऑप्शन बी दृढ़ता, ऑप्शन सी प्रबंध, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक, तो इस प्रश्न को पढ़ के आपको क्या याद आ रहा है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति, कला याद आ रहा होगा आपका कि कला भी होता है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को कला भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कला नहीं है ऑप्शन में। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका? कुशलता नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका प्रबंध। क्योंकि प्रबंध ही दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है, प्रबंध खुद कार्य नहीं करता, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रबंध होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। जब भी प्रश्न पढ़ें तो एक दो बार प्रश्न पढ़ लें, क्योंकि एक बारी में हो सकता है गड़बड़ हो जाए पढ़ने में। ठीक, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो ही जाता है, इसलिए प्रबंध जब भी प्रश्न को पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक बार में समझना है तो दो बार पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ पर पूछा है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। ऑप्शन है आपका जीवित रहना, लाभ कमाना, विकास, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य जीवित रहना भी है, लाभ कमाना भी है और विकास करना भी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। ये सारे हैं जो कि इन सभी को हम संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध एक शक्ति है, प्रबंध एक शक्ति है। ऑप्शन है आपका दृश्य, अदृश्य, पृथक और सामूहिक। तो जब मैं आपको पहला चैप्टर प्रबंध की प्रकृति के महत्व की विशेषताएं पढ़ा रहा था आपको, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये बात आपको तब पता होगी जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते, 100% गलत करोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले चैप्टर जरूर पढ़ें, उसके बाद इसके ऊपर आएँ। तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अदृश्य। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। अगला प्रश्न, प्रबंध विज्ञान के रूप में है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? ठीक है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? ऑप्शन ए है पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं मान सकते, प्रबंध को हम अर्ध विज्ञान भी नहीं कहेंगे, तो प्रबंध को हमने क्या कहा था? सरल विज्ञान। जो प्रबंध है वो आपका सरल विज्ञान है। ठीक है, अगले प्रश्न है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या लागू होता है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए क्रेता की सावधानी का नियम, ऑप्शन बी विक्रेता की सावधानी का नियम, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं वो खुद प्रबंध का होता है। ठीक है, खुद के संगठन का होता है। तो इसमें क्रेता की सावधानी का नियम तो आता ही नहीं है, क्योंकि क्रेता कभी भी गलती करता ही नहीं है, वो अपने अनुसार सामान खरीदता है। जो भी करता है विक्रेता ही करता है, वो उसको ठगता है या गलत सामान देता है वो विक्रेता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व में इसका आंसर आपका बी होगा, विक्रेता की सावधानी का नियम। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी के संगठन के जो विक्रेता हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट करते हैं, ज़्यादा रेट पर बेचते हैं। ठीक है, तो ये उनका सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वो अपने प्रोडक्ट में मिलावट ना करें, सही कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध की कब आवश्यकता होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, वह भी हो भी सकता है, नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर आएगा हो भी सकता है, नहीं भी। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रबंध की आवश्यकता कब होती है? केवल काम करते समय, या हो भी सकती है या भी नहीं भी हो सकती है, ऐसा होता है? नहीं। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रबंध हर समय आवश्यक होता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके लिए हमें प्रबंध ना करना पड़े, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक समय। प्रबंध की हमेशा हमें ज़रूरत होती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रबंध करना पड़ता है, ठीक है। मैंने इसे एग्जाम्पल भी दिए थे आपको जब मैं ये बात बता रहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण का अभाव है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए मानव शक्ति, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी कुशल प्रबंध, ऑप्शन डी सभी, ठीक है। तो भारत की जो प्रगति है उसकी धीमी गति का मुख्य कारण क्या है आपको ये बताना है, ठीक। तो मानव शक्ति की कोई कमी नहीं है, आपको पता है। जनसंख्या की तो भरमार लगी पड़ी है, नंबर 1 पे आ सकता है। और आपका ऑप्शन सी कुशल प्रबंध, क्योंकि डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। बचा क्या? सी। तो कुशल प्रबंध, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन में मानव शक्ति दे रखा है, तो भारत में बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, मानव शक्ति बहुत है भारत में। ऑप्शन बी जनसंख्या की तो पूछो ही मत, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है भारत, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, और ऑप्शन डी आपको पता है ये कभी भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण कुशल प्रबंध का अभाव है, ठीक है। कुशल प्रबंध ना होने के कारण ही भारत की प्रगति की गति है जो धीमी है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन का चयन करते हैं जब भी प्रश्न को करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध किसका नौकर है? ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी डीएम या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, ठीक है। जो प्रबंध है वो किसका नौकर है? सरकार का है, डीएम का है, मुख्यमंत्री का है या प्रशासन का है, ठीक। तो जो प्रबंध है वो प्रशासन का नौकर है। किसका है? प्रशासन का, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध कला है, ठीक है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने का, दूसरों से काम लेने की। ऑप्शन सी है स्वयं काम करने व दूसरों से काम लेने, दोनों की। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अब यहाँ पर बात आ गई प्रबंध कला है, तो वो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्रबंध को कला हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो हमें खुद काम आना चाहिए, और प्रबंध दूसरों से कराने की क्षमता को भी कला कहते हैं। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों, स्वयं को भी काम करना आना चाहिए और दूसरों से काम लेना भी आना चाहिए, ठीक है। तो वो कला कहलाती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? संगठन से होती है, निर्देशन से होती है, नियुक्तिकरण से होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद है कि प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? नियोजन से होती है। कहाँ से? नियोजन, ठीक है। नियोजन से प्रबंध की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन में नियोजन है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक। अगला प्रश्न, प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको भरना है। ऑप्शन ए रुक रुक कर, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी निरंतर या ऑप्शन डी सभी। तो आपको पता होगा जितने भी चैप्टर हैं सभी में ये विशेषता आई है कि प्रबंध सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। सतत प्रक्रिया का मतलब है कि लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी निरंतर। जो प्रबंध है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध के कितने स्तर हैं? प्रबंध के कितने स्तर हैं?
3, 5, 4 और 2। तो आपको पता ही है कि प्रबंध के 3 स्तर हैं। ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। उच्च स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और निम्न स्तर होता है। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। अगला है आपका निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि प्रबंध का स्तर इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही प्रबंध के तीनों स्तरों के नाम बता दिए, तो आपने देख लिया होगा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मुख्य स्तर नाम का कोई भी प्रबंध का स्तर नहीं होता। निम्न का होता है, मध्य का होता है और उच्च स्तर के नाम होते हैं, लेकिन मुख्य स्तर नाम का कोई भी प्रबंध का स्तर नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रबंध के स्तरों की संख्या एक बार फिर से पूछ ली कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3, पीछे बताया मैंने अभी। अगला प्रबंध का सार है। बताना है आपको इनमें से कि प्रबंध का सार कौन सा है। समन्वय, संगठन, स्टाफिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो पीछे प्रश्न आया था कि प्रबंध क्या है, समन्वय क्या है। तो ऑप्शन में मिले थे हमें सार, तो ऑप्शन सार क्या है? समन्वय। इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रबंध का सार कौन है? समन्वय है, क्योंकि स्टाफिंग कार्य है और संगठन भी कार्य है। तो बचा क्या? समन्वय। तो प्रबंध का सार समन्वय है। तो आइए अगला प्रश्न है आपका ये, प्रबंध उत्तरदायित्व व हस्तांतरण है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश शामिल है। देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी प्रश्न पढ़ें एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, क्योंकि मेरे से ही मिस हो जाती है कई बार। ठीक है, इसीलिए प्रश्न को गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और 2 बार जरूर पढ़ लें। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश शामिल है। ठीक है, प्रबंध में जितने उत्तरदायित्व होते हैं हम उनको हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? इसमें क्या शामिल है जिसकी वजह से हम प्रबंध के उत्तरदायित्वों को हस्तांतरण कर सकते हैं? तो इसमें पैसा भी होता है, मशीन भी होती हैं और मनुष्य भी होते हैं। ठीक है, उसका हस्तांतरण तो हम किसी मनुष्य को ही करते हैं, मशीन और पैसे को तो करेंगे नहीं। ठीक है, इसका आंसर मेरे अनुसार सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि कोई और इसका आंसर है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रबंध का उत्तरदायित्व हस्तांतरण हम किसे करते हैं? किसी ना किसी मनुष्य को करेंगे, पैसे को तो करेंगे नहीं। ठीक है, मशीन को करेंगे नहीं। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। जो प्रबंध है इसमें उत्तरदायित्वों को हम हस्तांतरण कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि क्यों कर सकते हैं, इसमें क्या ऐसा शामिल है। तो मनुष्य शामिल है, क्योंकि जब प्रबंध में हम उत्तरदायित्व को हस्तांतरण करेंगे तो किसी व्यक्ति को ही तो करेंगे, मशीन और पैसे को तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगर आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर कोई और है इनमें से, या इसका करेक्ट आंसर इनमें है ही नहीं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस प्रश्न को आप मार्क कर लें, ये आपका इस सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करता है। जो उच्च स्तर का प्रबंधक होता है वो नियोजन पर कितना समय खर्च करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 35%। जो उच्च स्तर का प्रबंधक होता है वो नियोजन पर 35% समय खर्च करता है। ठीक है, वैसे नियोजन पर कहने की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन 100% भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी के कार्य भी तो करने हैं, है ना। तो 35% समय वो अपने नियोजन पर खर्च करते हैं। जो बाकी के बचते हैं वो अन्य कार्यों पर, क्योंकि प्रबंध के एक ही कार्य तो नहीं होते, 5 कार्य होते हैं। ठीक है, तो बाकी के वो फिर अन्य कार्यों पर खर्च करते हैं। तो नियोजन पर कितने % करते हैं? 35%। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं। तो चलिए इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रबंध है। ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रबंध आवश्यक है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा आवश्यक है। भारत में प्रबंध की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको आज करवा दिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल ये होंगे, और आज आप इस वीडियो से कुछ नए प्रश्न देखे होंगे और कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई चीज़ें गलत लगती हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।